विद दुर्गेश पर आज हम लोग आपके साथ मिलकर सामान्य दिन की एक महत्वपूर्ण सीरीज पढ़ने जा रहे हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। और इस सामान्य विज्ञान की सीरीज में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स का टर्म है। तो चलिए एक एक करके आज के सामान्य विज्ञान की सीरीज में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हैं जहां से आपके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा क्योंकि हम ये प्रयास करेंगे उन सभी तथ्यों को पढ़ाने का जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर का पूरी तरह से समावेशन है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो के साथ आगे भी आप बने रहिएगा क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। कैसे है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, माने सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। अब हम और आगे अगर बात करें आगे तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों को जैसे पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आपके साथ मिलकर, आप लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? लंबाई, रंग, लेंस का आकार, लेंस की लंबाई और आकार। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे एकदम आप लोगों ने एकदम सही बताया है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, लेंस की लंबाई और आकार देखकर। लेंस की लंबाई और आकार देखकर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर होगा कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रदीप्ति। तो यहां पर अगर हम बात करें लैम्बर्ट का कोज्जा नियम, कोज्जा नियम किससे? प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। किससे है? प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश की प्रदीप्ति से संबंधित है। ठीक है, प्रकाश की जो लैम्बर्ट के कोज्जा के नियम के अनुसार किसी लैम्बर्टी तल से विकसित ऊर्जा की तीव्रता का प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच के कोण के कोज्जा के समानुपाती होता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगर सेकंड में पूछता तो इस प्रश्न का उत्तर होता 500 सेकंड। 500 सेकंड। सेकंड में पूछता तो 500 सेकंड। अगर इस प्रश्न का उत्तर सेकंड में पूछता तो क्या होता? 500 सेकंड होता। दूसरी बात, 8 मिनट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कहीं कहीं होता 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं 8 मिनट 20 सेकंड, कहीं 8 मिनट 18 सेकंड। इसमें से अगर इस तरह से पूरा देता तो प्रश्न ये था। वैसे अगर पूछा जाता सेकंड में तो कहा जाता है कि 800 सेकंड में सूर्य का प्रकाश हमारे पास पृथ्वी तक पहुंचता है। मेरा सवाल आपसे है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? मेरा सवाल है आपसे, चंद्रमा का प्रकाश हमारे पास प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है? पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? कितने समय में पहुंचता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। वीडियो फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव है आप सभी के लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। तो यहाँ पर चंद्रमा का प्रकाश तो यहाँ पर होगा 1.25 सेकेंड में, 1.25 सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप सभी साथी इसको याद कर लें, जानते रहें। 1.25 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा।
हम आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर सभी लोग बताइएगा। कलर जो ब्लाइंडनेस होता है ये अनुवांशिक होता है, जिसमें व्यक्ति कुछ रंग लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, किसी भी लेंस से नहीं, यहाँ पे याद रखिएगा किसी भी लेंस से नहीं, माने किसी भी लेंस से नहीं। क्या होगा यहाँ पर? किसी भी लेंस से नहीं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न का में। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, क्योंकि वो जन्मजात होता है और इसका कोई लेंस इलाज नहीं है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? बहुत ही आसान है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? डी। हमारी पृथ्वी परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत से संरक्षण करती है, बचाती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से धीरे धीरे परत क्षति होती जा रही है और सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें हैं वो पृथ्वी तक आ रही हैं, जो हानिकारक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। जो बाहरी वायुमंडल है में ओजोन की परत हमारी मदद करती है, किससे मदद करती हैं बताइए? ठीक, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। सभी लोग जवाब जरूर देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। बाहरी वायुमंडल ओजोन परत हमारी मदद करती है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि परावैंगनिक किरणों को अवशोषण करके। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका वो है सी। ठीक है, हाँ, सारे प्रश्नों का निराकरण कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोग साथ हैं, डेली क्लास टाइम पे आप लोग लाइव रहा करिए। अगला है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? दृश्य विकिरण से, अवरक्त किरणों से, परावैंगनिक विकिरण से, अंतरिक्ष किरणों से। तो इसका भी उत्तर पता होगा, ओजोन परत किससे करती है? परावैंगनिक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? सी है। हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं, आपके प्रश्न का जवाब भी तेजी से बढ़ते हुए दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे और ये उत्तर भी आपको पता होगा। अगला है सवाल आपके सामने, सूर्य के विकिरण का परावैंगनिक प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो यहाँ पर है ओजोन। किसके कारण? ओजोन परत के कारण। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ओजोन होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन दबा के रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस को से हटकर दिखाई देती हैं? दीर्घ दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दृष्टि दोषमय, निकट दृष्टि दोष। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा इस प्रश्न का, जितने लोग देख रहे हैं। तो किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और रेस के घोड़े हैं। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी, क्योंकि आप हमेशा रेस में ही अच्छे लगते हैं, जैसे आज। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, मतलब नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं से अस्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर न बनकर उसके सम्मुख आए किसी बिंदु पर बनने लगता है। इसका कारण हो सकता है नेत्र गोलक का व्यास सामान्य से ज्यादा हो जाए, नेत्र लेंस की जो मोटाई वक्रता बढ़ जाए, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को जहां जरूरत लगे उसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं? विकृति, निकट दृष्टि, अबिंदुकता, दीर्घ दृष्टि। सभी लोग जवाब जरूर देंगे इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अबिंदुकता। मतलब यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? सी, अबिंदुकता। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। हो गया यहाँ तक? अबिंदुकता एक आंख की गोलक की जो असमिति वक्रता, इसमें प्रतिबिंब का एक भाग रेटिना पर सही रूप से फोकस होता है तथा एक स्थान पर रेटिना में मंद रूप से फोकस हो जाता है। माने मुख्य प्रतिबिंब के अतिरिक्त पास में ही एक दूसरा परंतु कम तीव्रता का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु होता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। 25 सेमी से अधिक, 50 सेमी से अधिक, 25 सेमी से कम, अनंत। सभी साथी जवाब जरूर देंगे जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। क्या आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया अपने सभी साथी मित्रों को? चलिए इसी के साथ हम भी आपके आगे बढ़ रहे हैं इस प्रश्न के। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 25 सेमी से अधिक। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? ए। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां परख की वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आंख के लिए 25 सेमी होती है, इसे आंख का निकट बिंदु कहते हैं। दूरदृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु 25 सेमी से अधिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? ए होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता की। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। डायोप्टर लेंस की क्षमता की। ये वो प्रश्न है जहां से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। माने लेंस की जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो क्या हो जाएगा? क्षमता P बराबर 1/f डायोप्टर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी असाई मात्रक है? तरंग दैर्ध्य, ज्योति तीव्रता, लेंस की शक्ति, चुंबकीय शक्ति। लेंस की शक्ति। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? हरित प्रकाश, लाल प्रकाश, बैंगनी प्रकाश, पीत प्रकाश। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, बैंगनी रंग का प्रकाश अन्य रंगों की प्रकाश की तुलना में न्यूनतम वेग से चलता है। श्वेत प्रकाश के सभी रंगों की तुलना में बैंगनी रंग का प्रकाश अपवर्तन सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तांक अधिकतम होता है। हम बढ़ते हैं इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। ये सब आप लोगों ने नोट्स अगर पढ़ा होगा लेनी दुर्गेश के तो आपको वहां पे आसानी से मिल जाएंगे। अगला है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा? गैलीलियो, कोपरनिकस, माइकल फैराडे, न्यूटन। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी लोग जवाब देते रहिए और जहां जरूरत लगे प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये वो प्रश्न है जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। गैलीलियो सबसे पहले टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था। अगला है आपके सामने सवाल, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा रुक जाइए। अगला सवाल कह रहा है, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि?
वे मंदाकिनी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेगाच्छादित परिस्थिति में भी अब काम कर सकते हैं। वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। माने ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका डी है। ठीक, जी हाँ सविंदर जी, सवितानंद जी, हाँ सभी टिप्पणियां सही है। हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? इरेजर, ग्रेजर, मेसर, लेसर। लेसर, ठीक। लेसर प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशिक तथा सुसंगत होती है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, कांच से जल से कांच, वायु से जल, वायु से कांच। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जवाब दीजिए यार, गलत या सही सभी जवाब दीजिएगा। देखिए टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाएंगे जो अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। कांच से जल, माने ए वालों के जवाब सही है। माने प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल के लिए गुजरना होगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे। चलते हैं हम इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का परिक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वो प्रश्न है जहां परीक्षा बार बार पूछाता है। बताइए सब लोग फटाफट कमेंट करके। सभी साथी जवाब देंगे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो फेसबुक पर भी देख पा रहे हैं, अब यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। यहां पर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन, माने डी। तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों से अपवर्तन के बाद हम तक पहुंचता है, आप तक पहुंचता है, जिस कारण रात में भी हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? एक्स किरणों से, एक्सरे से, गामा किरणों से, बीटा किरणों से, अल्फा किरणों से। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर सही क्या होगा बताइए सभी लोग। गामा किरणों से। अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों से होती है, क्योंकि आवृत्ति सबसे ज्यादा होने के कारण इसकी ऊर्जा समस्त विकिरण में सबसे ज्यादा होती है। गामा किरणों से शरीर में उत्परिवर्तन करते हुए कैंसर, ट्यूमर ऐसे रोगों को जन्म देती है। इसका प्रयोग करते हुए स्वयं कैंसर की चिकित्सा को, मतलब कैंसर का इससे इलाज किया जाता है। फसल में सुधार के लिए उत्परिवर्तित बीजों का विनिर्माण गामा किरणों से किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कैमरा में प्रतिबिंब की क्षीणता निम्न में से कौन सा तय करता है? द्वारक, एपर्चर, उद्भासन का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरे का आकार। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो यहां पर क्या होगा? एपर्चर, ए वालों का सही जवाब है। ठीक, हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला, लाल, पीला, हरा, लाल, नीला, हरा, नीला,
पीला हरा, यहाँ पे होगा लाल नीला हरा। सी वालों के सही जवाब है। तारों का टिमटिमाना वही तो बताया था यार ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही बताया था ना। कहाँ गया, तो गायब भी हो गया, कहाँ चला गया जी? प्रश्न कौन सा था? पढ़ा तो दिया है। अच्छा, यहाँ पे आया है तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है। देखिए, तारों का प्रकाश विभिन्न वायुमंडलीय परतों के अपवर्तन के पश्चात पहुंचता है, जिस कारण रात में हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, हाँ डाउट भी देख रहे हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, अगर ये विकल्प में ना होता तब इसका विकल्प ये सही करते, लेकिन अगर विकल्प में डी था इसलिए हमने बी को सही नहीं किया। ये वायुमंडलीय अपवर्तन, उसके बाद पूरा आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, ठीक, हम चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। ये विकल्प ना होता तब आप लेते भी। यहां पर ये हो गया आपका सी, लाल पीला हरा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा छोटा किया जाए। चलिए, शायद आपको दिख रहा होगा। प्रकाश स्तंभ अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? बताइए सभी लोग, जवाब दीजिएगा। भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना, धार्मिक स्थानों में रात में एकत्रित भीड़ का मार्गदर्शन करना, उनकी सहायता करना, रात में आने वाले युद्ध पोतों को बंदरगाह का स्थान बताना, समुद्र में विभिन्न दिशाओं आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करने और उन्हें चेतावनी देने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी, प्रकाश स्तंभ। इस समुद्र में इसका प्रयोग किया जाता है, दिशाओं के, बड़े बड़े जहाज के दिशा बताने के लिए, मार्गदर्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए इनमें से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है? ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड टेक्निजेशन, जिसे हम ऑप्टिकल मार्क OMR, ऑप्टिकल टेस्ट रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो इसका जवाब सही है। ठीक, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए कौन सा अत्यधिक उपयुक्त होता है? तो OMR का ही प्रयोग किया जाता है, इसे OMR के नाम से जानते हैं। प्रयुक्त किए जाते हैं, कांच प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। हमारे सी वालों का जवाब सही है। ठीक है, क्या किया जाता है? पोलेराइड का प्रयोग किया जाता है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आप लोग यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? वायु में ध्वनि तरंगे, एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश तरंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रकाश तरंगे। प्रकाश की तरंग विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंगे है, जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत कंपन करते हैं। और प्रकाश तरंग की विशेषता है, इसमें संचरण की दिशा के लंबवत अनेक कंपन तल होते हैं। प्रकाश किरण जब पोलेराइड पदार्थ से गुजरती है तो यह कंपन तल को पार होने देता है, अतः पोलेराइड पदार्थ से टकराने के बाद उस पार निकल जाता है। प्रकाश एक ही तल में कंपन के स्वरूप का होता है तथा एक तल प्रकाश के तरंग संचरण से लंबवत होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? डी। ठीक है, हम बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। लहरें पैदा नहीं होती। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जवाब देते रहे, शेयर करते रहें। जो मेहनत करेगा उसके रोज के प्रश्न सही होंगे, केवल आज के ही नहीं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। सी वालों के जवाब सही है।
हाँ, तबीयत सही नहीं है, कुछ सर में दर्द जैसा है, इसीलिए इतना थक जाते हैं, क्या किया जाए। सेकंड के लोलक की काल अवधि है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इसी वजह से आपको भी लग रहा होगा क्लास सर तेज़ी से पढ़ाता हूँ, मैं भी तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ आज। प्रश्न कोई छूट गया क्या? अच्छा, एक प्रश्न छूट गया, सॉरी, प्रश्न छूट गया। प्रश्न है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होगा? शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा शुष्क वायु की तुलना में कम होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार माध्यम का घनत्व कम होने पर ध्वनि का वेग अधिक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपके बोर्ड पर दिख रहा है, चलिए ध्यान से देखते हैं। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं, जहां से मैं निःशुल्क क्लास आप सभी को देता हूं। यहाँ पर आपको नोट संबंधी जानकारी मिल जाएगी, क्लास के संबंधी जानकारी मिल जाएगी। ये सभी क्लासेज आपको जौनपुर से लाइव मिलती है। जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करेंगे, बिना स्पेस के ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहेगी। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जरा कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर 2 सेकंड। क्या होगा? 2 सेकंड होगा। माने सेकंड लोलक वह लोलक होता है जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्त काल एक निश्चित बिंदु से वापस उसी बिंदु तक पहुंचने वाले समय को कहते हैं। आज का आखिरी सवाल था, इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो ये क्लास था उसका लिंक आपको मिल गया होगा, टेलीग्राम पर जुड़े होंगे, प्रतिदिन का क्लास का समय आपको पता होगा, प्रतिदिन आप समय क्लास में जुड़ेंगे और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करेंगे, खुद भी अपना बेहतर देंगे, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरी भी आईडी फॉलो कर सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे भाई अपने बच्चे समय पे यहाँ पे आके मैं पढ़ाता हूँ गेस्ट के रूप में, जब मुझे समय मिल जाता है तो मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। शेयर कर दीजिएगा, आपकी मर्जी। कल से जरूर क्लास में टाइम से रहिएगा। बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई-लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर,